नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। जय हिंद। और जैसा कि हम गणित शिक्षण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 250 क्वेश्चनों की एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जो रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। और इससे पहले हमने पूरे 200 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने उन क्वेश्चनों को अभी तक नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे उन सभी का लिंक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201 से 225 टोटल क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गणित शिक्षण से रिलेटेड गलत नहीं होगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 201, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। समस्या समाधान विधि का कौन सा चरण नहीं है। पद यानी कौन सा नहीं है। ए, समस्या को समझना तथा परिभाषित करना, शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, और डी है निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना। तो समस्या समाधान विधि नाम से पता चल रहा है कि कौन सा इसमें से पद नहीं है। तो समस्या को समझना ये इसका पद है, बिल्कुल है। और शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, ये भी समस्या समाधान विधि का एक स्टेप है। निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, ये भी क्या है, समस्या समाधान विधि का एक स्टेप है। तो कौन सा नहीं है, इसमें बी नंबर ऑप्शन नहीं है, शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 202, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष कौन सा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष कौन सा है। ए, व्यापकता का अभाव, बी, विश्वसनीयता का अभाव, सी, अभिव्यक्ति का अभाव, या फिर डी, वैधता का अभाव। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने भी ये क्वेश्चन कौन से है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनका एक प्रमुख दोष कौन सा है, ये है अभिव्यक्ति का अभाव। इसमें अभिव्यक्ति का अभाव होता है लेकिन व्यापकता का अभाव नहीं होता, विश्वसनीयता का अभाव नहीं होता, वैधता का अभाव नहीं होता। किसका अभाव होता है, अभिव्यक्ति का अभाव इसमें होता है, ये इसका दोष है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 203, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। ए, विभेदीकारिता, बी, वस्तुनिष्ठता, सी, वैधता, या डी, विश्वसनीयता। तो कौन सा गुण है जिसके कारण परीक्षा में शुद्धता रहती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वैधता। वैधता के कारण परीक्षा में क्या रहती है, शुद्धता रहती है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और फिर अपने लास्ट में इन क्वेश्चनों की क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 204, कमजोर तथा पिछड़े छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। ए, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, बी, उपलब्धि परीक्षण के बाद, सी, निदानात्मक परीक्षण के पहले, या डी, उपलब्धि परीक्षण के पहले। जो कमजोर तथा पिछड़े जो छात्र होते हैं उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निदानात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाता है। यानी जो कमजोर तथा पिछड़े बालक जो होते हैं उनके उपचारात्मक शिक्षण के जो है वो किया जाता है कब, जब निदानात्मक परीक्षण हो जाता है उसके मूल्यांकन के बाद किया जाता है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 205, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है। उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में क्या शामिल है। ए, समूह अनुवर्ग शिक्षण, बी, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण, सी, व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण, या डी, ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपचारात्मक शिक्षण की जो व्याख्या है उसमें ये सारे पद तो है वो शामिल रहते हैं। समूह अनुवर्ग शिक्षण भी होता है, निरीक्षण अनुवर्ग शिक्षण भी होता है, और व्यक्तिगत अनुवर्ग शिक्षण भी होता है। तो ये उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होंगे। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 206, निदानात्मक परीक्षणों से ज्ञात किया जा सकता है। निदानात्मक जो परीक्षण होते हैं उनसे क्या ज्ञात किया जा सकता है। ए, छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां, और बी ऑप्शन अपने पास है छात्रों की गणितीय पृष्ठभूमि का अभाव, और सी, छात्रों की गणित के प्रति रुचि होना, और डी है छात्रों के लिए गणित का कठिन होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, निदानात्मक परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। निदानात्मक का मतलब ये है कि छात्रों की जो कठिनाई होती है उनको पता लगाना, और उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटि है उसका भी पता लगाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 207, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु
जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो क्या कहलाती है? यानी छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं की जाती है वे क्या कहलाती है? उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, सी निदानात्मक मूल्यांकन और डी है ए व बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए व बी दोनों होंगे। उपलब्धि परीक्षण भी होगा और निष्पत्ति परीक्षण भी होगा। छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ भी सीखता है उसकी जांच के लिए जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो उपलब्धि परीक्षण कहलाती है और निष्पत्ति परीक्षण कहलाती है। ये दोनों इसके क्या होंगे? आंसर होंगे। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 208, यानी ये दोनों होंगे तो मतलब ये डी हो जाएगा। 208 नंबर में देखिए, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, ध्यान से देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है ए अध्यापक व छात्र में निकट संबंध, बी कार्य अनुभव, सी अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण या डी ये सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो आएगा आंसर वो क्या रहेगा कि अध्यापक व छात्र में निकट संबंध होता है तभी क्या होगा? उपचारात्मक शिक्षण हो पाएगा। कार्य अनुभव यानी कार्य अनुभव भी होगा तभी उसका उपचारात्मक शिक्षण होगा। अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण यानी अध्यापक जब एक बड़े पैमाने पर सोच सकेगा तभी क्या होगा? बच्चों का पता चलेगा कि क्या समस्या और कैसे उसका उपचार किया जाए। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ये सभी। आगे है प्रश्न संख्या 209, निदानात्मक परीक्षण का महत्व है ए निर्देशन में या बी शिक्षण में, सी उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में या डी ये सभी। निदानात्मक परीक्षण, देखिए निदानात्मक और उपचारात्मक इन दोनों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है। निदानात्मक परीक्षण का जो महत्व होता है वो निर्देशन में भी होता है, शिक्षण में भी होता है और उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में भी होता है। ये इसके सभी आंसर होंगे। किसके लिए? निदानात्मक परीक्षण के महत्व के लिए। आगे प्रश्न संख्या 210, मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल क्या है? मापन का जो सर्वाधिक विश्वसनीय यानी विश्वास करने वाला जो स्केल है वो कौन सा है? ए अनुपात, बी क्रमिक, सी अंतराल या डी शाब्दिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही होगा अनुपात। मापन का सर्वाधिक जो विश्वास करने वाला जो स्केल है, पैमाना है, वो क्या है? अनुपात है। तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे है प्रश्न संख्या 211, मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है। मूल्यांकन का जो निकटतम संबंध होता है वो किसके साथ होता है? ए विषय वस्तु से, बी मूल्यांकन प्रविधियों से और सी उद्देश्यों से, डी सीखने की क्रिया से। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उद्देश्यों से। मूल्यांकन का निकटतम संबंध किससे होता है? उद्देश्यों से होता है। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा कहाँ तक उसको सीख पाया कक्ष में। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 212, निम्नलिखित में से गणित की भाषा नहीं है। अब गणित की भाषा कौन सी नहीं है? आपने गणित की भाषा वाले टॉपिक को देखा होगा तो आपको क्वेश्चन इसमें आंसर मिल जाएगा। ए नंबर, गणित की भाषा सांकेतिक होती है, गणित की भाषा तार्किक होती है, गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है और गणित की भाषा अशाब्दिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पता लग गया होगा आपको। तो इसका सही आंसर होगा गणित की भाषा जो है वो अशाब्दिक होती है, ये गणित की भाषा नहीं है। क्योंकि गणित की भाषा सांकेतिक होती है। सांकेतिक का मतलब ऐसे सिंबल बनते हैं, प्लस का, माइनस का, भाग का, इनटू का, सभी निशान होते हैं। त्रिभुज का निशान हो गया, संकेत के रूप में होती है। तार्किक होती है, सोचने यानी तर्क के रूप में कथन होते हैं, उसको अपने शाब्दिक अर्थों में लिखते हैं। तो ये शाब्दिक होगा, अशाब्दिक नहीं होगा। गणित की भाषा क्या होती है? शाब्दिक होती है, अशाब्दिक नहीं होती। शाब्दिक का मतलब यहाँ है, जैसे मान लो ये 105 लिखा है तो इसको शब्दों में लिखो तो हम लिख सकते हैं 105, इस तरह से शब्दों में भी लिख सकते हैं। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है, बिल्कुल सार्वभौमिक होती है। जो प्रमेय होती है वो सार्वभौमिक होती है, या फॉर्मूले जो भी है वो एक तरीके से क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। अब देखिएगा आगे प्रश्न संख्या 213, आगमन विधि का एक प्रमुख दोष कौन सा है? आगमन विधि, अगर आपने अच्छी तरह से आगमन विधि देखी है तो इसका दोष भी पता चल गया होगा। ए ज्ञान अस्थायी होता है, विषय निरस हो जाता है, आत्मनिर्भरता कम होती है, डी ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। तो आगमन विधि का जो एक प्रमुख दोष है वो क्या है? ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। किसमें? आगमन विधि में। ज्ञान का अर्जन बहुत धीमी गति से होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों को पहले क्या किया जाता है? उदाहरण दे दिया जाता है और उदाहरणों को सोल्व करते 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 नियम निकाला जाता है। नियम निकालने वाली विधि कौन सी है? आगमन विधि है।
नियम बनाए जाते हैं इसमें, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी ज्ञान अर्जन की ये क्या है, धीमी गति है, बच्चों को ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में। तो ये इसका प्रमुख दोष है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 214। शिक्षण की प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता। शिक्षण की प्रयोगशाला विधि, ध्यान रखिएगा, प्रयोगशाला विधि में निम्न में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया जाता। ए, करके सीखना, निरीक्षण से सीखना, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, देखो सुनो और समझो। अगर आपने प्रयोगशाला विधि को अच्छी तरह से देखा है तो आप आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप देखिए यहाँ से अपने प्रयोगशाला विधि, करके सीखना, बिल्कुल प्रयोगशाला में करके सीखते हैं। निरीक्षण से सीखते हैं, बिल्कुल प्रयोगशाला में निरीक्षण करते हैं अध्यापक बच्चे जब प्रयोग कर रहे होते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की और, बड़ी चीज को एक सूक्ष्म छोटे छोटे भागों में बांटकर प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, तो ये भी होगा। तो कौन सा सिद्धांत नहीं होगा, देखो सुनो और समझो, ये सिद्धांत जब वो इस जो प्रयोगशाला विधि है उससे संबंधित नहीं है। ये किस विधि से संबंधित है, ये है अपना प्रदर्शन विधि से संबंधित है। प्रदर्शन विधि में देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही है। आगे देखिएगा 215 नंबर क्वेश्चन। गणित शिक्षण में टेप रिकॉर्डर निम्नलिखित में से किस प्रकार का उपकरण है। जो टेप रिकॉर्डर है वो किस प्रकार का उपकरण है, दृश्य उपकरण, सर्वे उपकरण, सी दृश्य सर्वे उपकरण और डी है मापन उपकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका होगा सर्वे उपकरण, यानी केवल सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर से अपने आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं और आवाज रिकॉर्ड करने के बाद वापस इसको सुन सकते हैं। अगर अपने रिकॉर्ड आवाज की है तो अपनी खुद की तस्वीर इसमें नहीं आएगी। आगे है प्रश्न संख्या 216। लेकिन उससे पहले मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों से करबद्ध प्रार्थना, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था और काफ़ी बच्चों ने मेरी मदद भी की, तो इसमें भी मैं आपसे मदद लेना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपने इन वीडियो से कुछ सीखा है तो आप दूसरों को भी बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चलिए अब अपने करते हैं प्रश्न संख्या 216। गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है। गणित की जो सहायक सामग्री है उसमें कौन सा उपयोग नहीं है। तो देखते हैं इसका, ए पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना, नवीन भाषा का शैली का ज्ञान, सी छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु, डी मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा नवीन भाषा शैली का ज्ञान। फिर से देखिए, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है, कौन सा उपयोग नहीं है सहायक सामग्री का, नवीन भाषा शैली का ज्ञान जो है वो उपयोग नहीं है। जो पाठ्यक जो सहायक सामग्री होती है उसमें पाठ को आकर्षक बनाना, रुचिकर बनाना ये बिल्कुल होता है। छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए विकास के लिए ये भी जरूरी है। मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है, ये भी जरूरी है। नवीन भाषा शैली का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, किसमें, जो सहायक सामग्री है उसमें। आगे देखिए प्रश्न संख्या 217। विभेदकारी परीक्षा किस में अंतर स्थापित करती है। विभेदकारी जो परीक्षा होती है वो किस में अंतर स्थापित करती है। ए प्रतिभावान छात्रों में, कमजोर छात्रों में, सी सामान्य छात्रों में, या फिर डी उपरोक्त सभी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी में। विभेदकारी जो परीक्षा होती है वो किस में अंतर स्थापित करती है, प्रतिभावान जो छात्र होते हैं उसमें, कमजोर छात्रों में भी और सामान्य छात्रों में भी। ये सारे इसके सही आंसर हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 218। दृश्य सर्वे का प्रयोग निम्न में से कौन सा आधार महत्वपूर्ण है। ए ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार, बी आकर्षक एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, सी कम समय में ज्यादा ज्ञान और डी है अध्यापक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार। इसका सही आंसर होगा दृश्य सर्वे का जो प्रयोग है निम्न में से कौन सा आधार महत्वपूर्ण है, यानी दृश्य सर्वे जो सामग्री है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्या आधार महत्वपूर्ण है। ज्ञानेंद्रियों का जो ज्ञान होता है, दृश्य और सर्वे उपकरणों से ज्ञानेंद्रियों का क्या होता है, ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियों से अपने क्या कर सकते हैं, दृश्य सर्वे सामग्री को, उपकरण को समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 219। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है। ए आगमनात्मक विधि,
बी निगनात्मक, सी प्रयोजना और डी है विश्लेषणात्मक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा प्रयोजना। कौन सी? प्रयोजना। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? औपचारिक यानी जो नॉर्मल कक्षाएं जो चल रही है स्कूल में, उसमें जो है वो व्यवस्था को प्रयोग करना कठिन है। किसको? प्रयोजना विधि को। आगे देखिए प्रश्न संख्या 220। निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है? ए मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, सी भौतिकीय विज्ञान और डी है सापेक्षिक विज्ञान। तो आपने आंसर देख लिया होगा कि इसका क्या सही बनेगा। सही मायनों में जो गणित है वो मूर्त है या अमूर्त है? तो इसका सही आंसर होगा अमूर्त विज्ञान है। क्या है? अमूर्त विज्ञान है इसका सही आंसर होगा। अमूर्त इसलिए क्योंकि अगर बच्चों को 3x2 दे दिया तो ये बच्चों के लिए क्या अमूर्त है। ठीक है, तो 3x2 करेंगे तो 6 आएगा, इसका मतलब ये हो गया मूर्त। तो अमूर्त वस्तुओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है गणित में। आगे देखिए प्रश्न संख्या 221। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है या में नहीं है? ए शुद्धता, बी परिणाम की निश्चितता, बी मौलिकता और डी है विषय निष्ठता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विषय निष्ठता सही आंसर होगा। गणित की तार्किकता की विशेषता जो है कौन सी नहीं है? गणित की तार्किक विशेषता कौन सी नहीं है? बस इतना याद रखेंगे, गणित की तार्किक विशेषता कौन सी नहीं है? विषय निष्ठता नहीं है। बाकी गणित की तार्किक विशेषता शुद्धता है, परिणाम की निश्चितता है, मौलिकता भी है, विषय निष्ठता नहीं है। आगे दोस्तों प्रश्न संख्या 222। निम्न में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ए मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, बी ये समय बचाती है, सी मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है, डी पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। कि विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक, इसको ध्यान रखना, विद्यालय के जो विद्यार्थी होते हैं उसमें गणित की जो मौखिक कार्य होती है, मौखिक कार्य की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो होती है मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। क्या? मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 223। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के बाद किया जाना चाहिए। ज्यामिति जो पढ़ाने के बाद, जो ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का जो प्रयोग है वो किसके बाद किया जाना चाहिए? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि या निगमन विधि। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्लेषण विधि। तो याद रखेंगे संश्लेषण के साथ क्या आएगा? विश्लेषण। इस तरह से याद रखेंगे, ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग किसके बाद किया जाना चाहिए? विश्लेषण विधि के बाद किया जाना चाहिए। संश्लेषण होती है छोटी छोटी चीज़ों का एनालिसिस करना, ठीक है, और विश्लेषण इसका बिल्कुल उल्टा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 224। अंकगणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? अंकगणित की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि, बी प्रदर्शन विधि, सी विश्लेषण विधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो अंकगणित के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि होती है वो होती है अपनी विश्लेषण विधि। एनालिसिस करते हैं अंकगणित में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? विश्लेषण विधि। आज का लास्ट प्रश्न 225 नंबर प्रश्न। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करती है। गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के कौन से मूल्य से प्रदर्शित करता है? ए गणित का सामाजिक मूल्य, बी गणित का नैतिक मूल्य, सी गणित के अनुशासनात्मक मूल्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो देश की उन्नति है, गणित की उन्नति है, वो अपने होगा गणित की जो सामाजिक मूल्य उससे रिलेटेड है, गणित का सामाजिक मूल्य। और ये जो परिभाषा दी है वो दी है किसने? नेपोलियन ने, कि गणित की उन्नति में ही देश की उन्नति है। ये परिभाषा किसने दी है? नेपोलियन ने। तो इसको याद भी रखेंगे, नेपोलियन की ये परिभाषा है। तो दोस्तों ये थे गणित शिक्षण के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के 25, और उम्मीद करता हूँ आपने सभी क्वेश्चनों को सही किया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 226 से 250 और